अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। गद्दारों की सियासत या सियासत में गद्दारी का लेबल ये कोई पुराना नहीं है, लेकिन इस मुल्क में जो गद्दार कहलाता है वही सबसे बड़ा सियासतदान बन जाता है। वैसे भुट्टो गद्दारी का लेबल लगने के बाद हमेशा के लिए जैसे अमर हो गया। मुल्क तोड़ने का इल्ज़ाम लगाकर तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। ज़ियाउल हक ने आइन तोड़ा तो उन्हें अफगान जिहाद का हीरो बनने का मौका मिल गया। नवाज शरीफ आइन तोड़ने वाले गद्दारी के जुमरे में आने वालों के शाना बशाना चले। उन्हें मरने के बाद करवट करवट जन्नत दिलवाने की ख्वाहिश की तो वो भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गए। यूं बारी आई बेनज़ीर की। उन्हें हिंदुस्तान को पाकिस्तान के राज देने का इल्ज़ाम तोहफे में मिला। उनके लिए भी गद्दार गद्दार के नारे लगे और वो भी वज़ीर आज़म के मनसब की हकदार ठहरी। परवेज़ मुशर्रफ ने भी गद्दारी के नारों में 8 साल मुल्क की हुक्मरानी की। जहां उन्हें ख़वातीन बिल और अमेरिका को पाकिस्तानी अड्डे इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर तनकीद का सामना रहा, वहीं गद्दारी का लेबल भी हमदर्दियाँ समेटने का मौका उन्हें फराहम करता रहा। वो आज भी बाअसर हलकों में हीरो कहलाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ से गले मिलकर इमरान खान को यहूदियों का एजेंट करार देने पर तुले रहे। उन्हें पाकिस्तान और इस्लाम के लिए ख़तरा करार देकर गद्दारी का नारा लगाते रहे और फिर यूं पाकिस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी इमरान खान की जीनत बनी। आज सब मिलकर एक दूसरे को गद्दार गद्दार कह रहे हैं। क्या पाकिस्तान में एक साथ 4-5 वज़ीर आज़म बनने का कानून आने वाला है? न जाने क्यों जो कोई इस मुल्क में गद्दार कहलाता है मज़ीद मकबूल हो जाता है। सियासतदान ज़रा होश के नाखुन लें। पाकिस्तान कोई बनाना स्टेट नहीं है जिसमें जो चाहे जिसे चाहे गद्दार कह दे। टॉपिक डिटेल्स दिखाती हूँ आपको। इस मुल्क में कोई भी उठ के तो जाके FIR कर सकता है, किसी के खिलाफ कर सकता है। हुकूमत इस मामले में नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो। अपनी लीडरान की करप्शन को छुपाने के लिए हुकूमत पे जोर डाला जाए, प्रेशर डाला जाए कि वो उनके साथ मज़ाकरात पे राजी हो जाए। इमरान खान साहब ने जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान के, उन्होंने एक मुकदमा बनाया बगावत का। जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। अब आप ये सोचें कि उस मुकदमे की कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं इमरान खान की कि जी मुकदमे कायम किए जाए। गद्दार वो होते हैं जो कश्मीर का सौदा करते हैं। गद्दार वो होते हैं जो मुल्क की मईशत तबाह करते हैं। अब मैं भी एक पर्चा दर्ज कराना चाहता हूँ। मेरा पर्चा इमरान खान के खिलाफ। मेरा इनको चैलेंज है, बाहर निकले, FIR में शामिल हों, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करें, केस चलाएं अवाम के सामने। किसने गद्दारी का केस किया है? जो खुद गद्दार हैं, जिनके खिलाफ गद्दारी के फैसले हो चुके हैं। हम ऐसे मुकदमात को जूते के नोक पर रखते हैं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में अदालत ने नवाज शरीफ के बरतानिया में इश्तिहार जारी करने का हुक्म दे दिया है। अदालत को बताया गया था कि नवाज शरीफ के घर वारंटी गिरफ्तारी भिजवाए गए, लेकिन उन्होंने वसूल नहीं किए। नवाज शरीफ के मुलाजिम ने लंदन में वारंट वसूल करने से इनकार किया। नवाज शरीफ यूरोप में बैठकर पार्टी चला सकते हैं मगर वारंट वसूल नहीं कर सकते। खैर, ऐसा ही कुछ पाकिस्तान में हुकूमत के काम भी हैं। अब तक मालूम ही नहीं हो सका है कि नून लीग वालों पर बगावत का मुकदमा आखिर किसने बनवाया। पंजाब हुकूमत में से किसने ये इजाज़त दी? हुकूमत मालूम करने में नाकाम है या फिर मालूम करना ही नहीं चाहती? इसी पर बात करने के लिए मेहमान मेरे साथ मौजूद होंगे। मुस्लिम लीग नून से अता तारड़ साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको खुशामदीद कहूँगी। सदाकत अब्बासी साहब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। अता साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए सर, आप लोग थाने गए थे ये मालूम करने के लिए कि बगावत का केस किसने बनाया, कुछ पता चल सका, कुछ मालूम हो सका सर? देखिए, वो बेचारे मजबूर अफसर वहां बैठे थे और ना उनको मालूमात थी, क्योंकि जिस अफसर ने FIR रजिस्टर की उसको ट्रांसफर कर दिया गया। जो आज जाहिद साहब से हमारी मुलाकात थी, उन्होंने कहा जी मैं तो अभी यहाँ पे पोस्ट होके आया हूँ, मुझे तो नहीं पता। तो मैंने उनसे इस्तफसार किया कि जनाब क्या आपको पता है कि जब FIR की रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त आती है तो आप SOPs के मुताबिक 3 हुक्मनामा तलबी जारी करते हैं, दोनों पार्टीज को बुला के सुनते हैं और उसके बाद FIR रजिस्टर करते हैं। तो किरण साहब, बात यह है कि आज आप मेरे साथ चलिए, मैं चैलेंज करता हूं, किसी भी थाना आप सिलेक्ट कर लें, हम चलते हैं और हम उन्हें कहते हैं कि ये 4-5 अफराद के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज करें। हुकामे बाला की मंजूरी के बगैर
इतनी बड़ी एफआईआर का होना नामुमकिन है, और स्पेशली ऐसे सूबे में जहां पे 6 आईजी और 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो चुके हों, वफाक जो है वो तकर्रर और तबादलों के मामले में मुदाखलत करता हो, वहां पे ये बात मानने में नहीं आती कि सिटिंग वजीर आजम आजाद कश्मीर, 2 साबका वज़राए आजम, 3 साबका लेफ्टिनेंट जनरल्स के ऊपर बगावत का मुकदमा हो जाए और हुकाम बाला को पता नहीं। तो आज मैंने वहां थाने के बाहर प्रेस टॉक में भी कहा कि अगर आपको नहीं पता और आपकी रिट इतनी कमजोर है कि थानों में पर्चे भी जो हैं वो बगावत के हो जाते हैं आपकी नॉलेज के बगैर, महंगाई भी पिछली हुकूमतों ने की आपके मुताबिक, बेरोजगारी भी वो छोड़ गए, कर्जे भी वो छोड़ गए, आप 2 साल में कुछ नहीं कर सके, अब एफआईआर पे भी आपका कंट्रोल नहीं है, तो कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? बात इतनी सी है। अच्छा, अब अता साहब एग्जैक्टली वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इनकी इजाज़त के बगैर ये बहुत बड़ा मुकदमा, स्पेशली बगावत का, गद्दारी का मुकदमा ये दर्ज नहीं हो सकता, तो ज़रूरी है कि हुकूमत की जानिब से भी इकदाम किया जाए। लेकिन अब मुझे ये बताइए सर, आप कह रहे हैं कि बगैर इजाज़त के हो सकता है मुकदमा? नहीं, देखिए, बगैर इजाजत के ये नामुमकिन है कि मुकदमा हो जाए। देखिए उसकी वजह है, चोरी के, डकैती के, रेप के, अगवा बराए तावान के पर्चे, यहाँ पे आम साइलिन बेचारे एड़िया रगड़ते हैं, उनके पर्चे नहीं होते, तो ये 15 मिनट के अंदर पर्चा हो गया। और ये वाहिद पर्चा है पाकिस्तान का, दरखास्त गुजार गायब है पिछले 48 घंटों से, और जो मुल्जिमान हैं वो थाने में दंदनाते फिर रहे हैं, उनको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा, ना तफ्तीश की आगे से प्रोग्रेस के हवाले से कोई बताया जा रहा है, ना तफ्तीशी टीम वहां मौजूद है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि वजीर आजम कहते हैं कि मैं सालगिरह का केक काट रहा था जब मुझे पता लगा। तो भाई अगर सूबाई हुकूमत को नहीं पता, वफाकी हुकूमत को नहीं पता, जिस एसएचओ को ट्रांसफर किया गया है क्या वो इतना ताकतवर एसएचओ है कि उसने इस तरह का पर्चा दे दिया और किसी को बताया तक ना? तो मैं नहीं मानता सर ये सवाल मैं पीटीआई के लोगों से करूंगी, लेकिन आप मुझे ये बताइए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अभी उनकी गुफ्तगू मैंने सुनवाई भी, वो कह रहे हैं कि इमरान खान के खिलाफ बगावत का मुकदमा वो दर्ज करवाएंगे, ये ऐलान कर रहे हैं। तो कैसे मुकदमा दर्ज करवाएंगे, कहां जा रहे हैं आप लोग इस मुकदमे को दर्ज करवाने के लिए? मेरा एक जाती व्यू है और मैं अपना ओपिनियन होल्ड करता हूं। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तानी कोई भी सियासतदान गद्दार नहीं हो सकता। उसमें 100 खामियां हो सकती हैं, उसमें 100 खराबियां हो सकती हैं, और अक्रॉस द पॉलिटिकल डिवाइड ये मेरा मानना है कि कोई भी पाकिस्तानी सियासतदान जो अवाम के पास जाता है, जो अवाम से वोट लेता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो गद्दार नहीं हो सकता। मगर देखिए, हुकूमत की कमियां कोताहियां रही हैं। कश्मीर कॉज के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे कि कश्मीर कॉज की आवाज उस तरह नहीं उठाई गई जिस तरह उठानी चाहिए थी इनको इंटरनेशनल फोरम्स पे, जो इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी इदारे हैं उनके सामने। तो वो हम जरूर मानते हैं, मगर ये गद्दारी वाला जो मामला है इस पे मैं समझता हूं कि सियासत अता साहब, आप एक जमहूरी जमात हैं सर, आप हमेशा जमहूरियत की बात करते हैं और जो हुकूमत की जुरिडिक्शंस हैं उसकी भी आप लोग बात करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो ये थाने गए हैं और ये एसएचओ साहब को जिस तरह से ग्रिल किया गया, फिर वहाँ पर मीडिया को बुलाया गया, वहाँ पे प्रेस टॉक, आपने खुद भी उसका तस्करा किया, तो सर ये किस कानून के तहत आप लोग वहाँ गए थे, जरा ये बता देंगे? थाना एक पब्लिक प्लेस है कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक। थाने में कोई भी शख्स कभी भी जा सकता है, नंबर 1। कोई गमला नहीं टूटा, कोई पत्ता नहीं टूटा, वहां पे किसी किस्म का किसी को ग्रिलिंग नहीं की गई। मैंने और जुबैर साहब ने एसएचओ साहब से बहुत ही एक महज़बाना तरीके से और बिल्कुल उनसे किसी किस्म की ना हमने कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी ज़बान इस्तेमाल नहीं की। हमारा राइट था, हम मुल्जिम हैं, हमें बताया जाए कि हमें गद्दारी का मुकदमा हमारे पे क्यों कायम किया गया है। क्योंकि देखिए एसएचओ साहब जिस तरह आप कह रही हैं कोई इतने मजलूम तो है नहीं, और पब्लिक प्लेस है। हमने मीडिया से बात की, आईने पाकिस्तान हमें ये राइट देता है, हम आज़ाद शहरी हैं, हमें अपनी राय के इजहार का हक हासिल है, हमें जहां हम चाहें जाने का हक हासिल है, थाने के अंदर जाके ये सवाल करने का हक हासिल है। और हम पुरअमन लोग हैं, हमने किसी किस्म की भी वहां पे कोई नामुनासिब बात नहीं की,
किसी किस्म का किसी को प्रेशराइज नहीं किया। ये हमारा हक था कि हम पूछते कि ये एफआईआर क्यों रजिस्टर की गई है और जो कानून है उसको फॉलो क्यों नहीं किया गया। क्योंकि देखिए जो एफआईआर की रजिस्ट्रेशन है, बेचारे साइलीन फंसे रहते हैं, कोर्ट से ऑर्डर लेते हैं, कोर्ट के ऑर्डर के बाद उनकी एफआईआर होती हैं। कई एसएचओ अपने ताई एफआईआर देते ही नहीं जब तक कोर्ट से ऑर्डर ना आ जाए। तो ये कौन सी ऐसी अर्जेंसी थी जिसके अंदर जो है वो 15 मिनट के अंदर एफआईआर दे दी गई। तो मैं समझता हूं हमारा एक हक था, हमने उसको इस्तेमाल किया और हम शुक्रगुजार हैं मीडिया के कि उन्होंने हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कवर की और हमारी बात अवाम तक पहुंचाई। और सर अभी भी आप बैठकर इसी टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं। साहब मुझे बताइए सर, मुस्लिम लीग नून के किसी नामजद रहनुमा ने अब तक जमानत की दरखास्त दी है सर? देखिए हम तो इसीलिए गए थे ना कि अगर गिरफ्तार करना है तो कर लें। यानी हम जुबैर साहब और मैं हमने जाके कहा कि जी अगर आप समझते हैं कि ये मामला इतना संगीन है और हम बगावत के मुर्तकिब हैं तो ठीक है, हमने अपने आप को पेश किया, हमें गिरफ्तार करें, वरना हमें तफ्तीशी अमल के मुतल्लिक आगाह किया जाए। तफ्तीश किस स्टेज पे है, तफ्तीश मेरिट पे हो रही है नहीं हो रही, मुकदमा बनता है नहीं बनता, वरना ये एफआईआर खत्म की जाए। कम से कम बताया तो जाए कि पूरा मुल्क जो है उसमें ये डिबेट जारी है इस मुकदमे के हवाले से। तो हम गए थे हकायक से पर्दा उठाने। एग्जैक्टली सर, जिस सवाल का जवाब आप ढूंढने गए थे वही सवाल हुकूमत से बहुत सारे लोग कर रहे हैं। मुझे सदाकत साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, जवाब बता दीजिए। मुझे जवाब ये मिला कि उन्हें हुकामे बाला की तरफ से किसी हुक्मनामे का इंतजार है, वो आ जाएगा तो वो आगे चलेंगे। वो ना एक स्टेप आगे चल रहे हैं ना पीछे चल रहे हैं, वो बिल्कुल इस वक्त खामोश बैठे हैं। जब कोई हुक्म आएगा उसके मुताबिक जो है वो आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है। सदाकत साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर वजीर आजम साहब के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इस तरह के मुकदमात में पड़ें या इस तरह की एफआईआर्स करवाएं। आपके अपने लोग ये बातें कर रहे हैं, तो सर क्या हुकूमत के पास भी इतना वक्त नहीं है कि अगर एक चीज़ में नाम आ रहा है कि हुकूमत के अपने लोग हैं या हुकूमत ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है या सूबाई या विफाकी किसी ने भी, तो मालूम कर सके, दूध का दूध पानी का पानी कर सकें कि आखिर ये मुकदमा दर्ज किसने करवा दिया, किसके हुक्म पर हो गया, 15 मिनट में कैसे हो गया सर? बहुत शुक्रिया। पहले तो मुझे तारर साहब को अप्रिशिएट करने दें। मुझे अच्छा लगा इनकी बातें सुन के कि इन्होंने इनके ख़िलाफ़ एफआईआर हुई और ये वहाँ पे गए, अपने आप को पेश किया, अपने आप का जमहूरी होने का सबूत किया, आइन और कानून की बालादस्ती मानी। तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ये मेरे मुखालिफ हैं, लेट मी अप्रिशिएट। मैं इनसे दरख्वास्त करूँगा यही जज्बा इसहाक डार को कहें वो भी दिखाए, यही जज्बा हसन हुसैन भी दिखाए, अली इमरान भी दिखाए, सलमान शहबाज भी दिखाए, और यही जो जज्बा है वो हमारे मोहतरम मुजरम नवाज शरीफ भी दिखाएं। इसी तरह अदालतों को सरेंडर करें, अदालतों के सामने सरेंडर करें, ताकि हम समझें कि जुबैर साहब भी जमहूरी हैं, तारर साहब भी जमहूरी हैं और मोहतरम नवाज शरीफ भी जमहूरी हैं, जिनको अदालतें बुला रही हैं, और इसहाक डार भी जमहूरी हैं। जहाँ तक मुकदमे की बात है, किरण सुन लेना, मुकदमे की बात है तो मैं भी समझता हूँ कि ये मुकदमा बड़ी एफआईआर होती हैं, गलत होती हैं। मेरा ख्याल है कि ये एफआईआर गलत है और जिसने एफआईआर की है उस शहरी का भी ये हक तो था कि वो उसका अगर दिल दुखा है। नवाज कलामी की माजरत सर, सवाल ये नहीं है मुकदमा सही है मुकदमा गलत है। अभी तो सवाल ये उठ रहा है कि ये इतना बड़ा मुकदमा बगैर किसी ऑर्डर के, और जो हमें मालूमात हैं सूबाई या वफाकी हुकूमत जब तक हाकिमों की तरफ से ऑर्डर्स ना आ जाएं, इतने बड़ा मुकदमा ऐसे दर्ज नहीं हो सकता। अभी तो सवाल ये है कि दर्ज कैसे हो गया सर? सही गलत का तो फैसला बाद में होना है। मुकदमा दर्ज हो गया, लेट्स अज्यूम कि गलत हो गया, तो कौन सा आसमान गिर पड़ा है? इसमें इतना इशू बनाने की क्या जरूरत है कि ठीक है मुकदमा हुआ है और उस मुकदमे पे अदालत बुलाए और उस जिसने मुकदमा दर्ज किया है एसएचओ को फारिग कर दे, मुझे तो कोई मसला नहीं है। मैं तो कहता हूं वो जो मुकदमा चोरी का दर्ज हुआ, करप्शन का दर्ज हुआ, वो जो लूट मार का मुकदमा है, वो तो कौम का मुकदमा है ना। तो ये जो यहाँ पेश हुए हैं मेरे भाई, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ, लेकिन यही सलाम मैं नवाज शरीफ को पेश नहीं कर सकता, जो भागे हुए हैं, जो मफरूर हैं, जो इश्तिहारी हैं। मैं यही सलाम जो है इसहाक डार को पेश नहीं कर, मैं करना चाहता हूँ कि वो अदालतों को आएं और वो पेश हों, बाकी भी पेश हों। ठीक है, तो ये तो बात गलती हो गई और यहाँ इनका वजन है। सदाकत साहब, एक गलती हो गई, ठीक है, आप कह रहे हैं कि मुकदमा ये गलती हो गई, अब इसका आगे सामना कर लें या एसएचओ को फारिग कर दें, लेकिन सर मैं सवाल ये कर रही हूँ, मैं अगेन दोहरा देती हूँ और एक चीज़ आपसे समझना चाह रही हूँ कि ठीक है मुकदमे में जो गलती हो गई नहीं हुई, हुकूमत के ऊपर जो एक सवालिया निशान आ रहा है उसको क्यों नहीं क्लियर किया जा रहा सर? अभी तक मालूम क्यों नहीं किया जा रहा कि हो कैसे गया ये दर्ज?
अच्छा देखें, मैंने किरण आपको समझाया कि अगर मुकदमे का मुद्दई कोई वजीर होता, कोई मुशीर होता, कोई पार्टी का बड़ा ओहदेदार होता, फिर तो हम उसको पूछते। एक शहरी ने किया, अब पुलिस के एसएचओ ने एफआईआर दर्ज की। अब मेरा ख्याल है ओनस सारा उस एसएचओ पे है कि उसने किसके कहने पे किया, तो बयान दे दे। अगर उसने गलत किया, उसको कानून नहीं पता था, उसने कोई अपने हद से तजावुज किया, ही इज कल्प्रिट। ये ऑपोजिशन क्यों छलांगे मार रही है और ये इनको कोई और बात नहीं आ रही? तो इमरान खान और उस्मान बुज़दार जो दोनों डिसऑन कर चुके हैं, जब जिस वक्त ये एफआईआर हुई थी मैं शो में बैठा हुआ था, मैंने कहा आई डिसऑन इट। मेरा नहीं ख्याल कि इनको इतना हीरो बनाना चाहिए, इनको बल्कि चोरी के केस में अंदर करना सर, चाहिए। आपने दो बातें की, इसमें एक बात सदाकत साहब, एक बात आपकी अच्छी रही कि एसएचओ को फिर आप फारिग कर दें अगर इस तरह की और गलती से कर दिया, और अगर उसको कानून नहीं पता तो फिर जिस नारे के साथ आप लोग आए हैं पुलिस इस्लाहात, तो सर उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि एसएचओ को पता ही नहीं है कि कौन सा मुकदमा दर्ज करना है, किसकी इजाजत के बगैर कैसे करना है। सर बहुत जरूरत है इस बात की। अता साहब मुझे बताइएगा, किरण तकरीबन 6000 थाने हैं, उसमें 6000 एसएचओज हैं, तो वो हो सकता है कि एसएचओ ने गलत कर दी। वो इतना बड़ा क्या आसमान, यहाँ लोगों ने मुल्क लूटा है, पैसे मनी लॉन्ड्रिंग की है, चोरी की है, वो दंदराते फिर हैं, तो एक एसएचओ का इतना बड़ा क्या जुर्म हो गया? ठीक है उसको फारिग कर दें, मुझे नहीं पता कानून क्या कहता है, लेकिन एसएचओ को फारिग करें। लेकिन कानून इतना आप सख्त हो गए, यहाँ कौमी मुजरिम है वो दंदराते फिर रहे हैं। अच्छा सर बगावत का जो मुजरिम होता है सर, उसको सजाए मौत हो सकती है, संगीन केस है ये। सदाकत साहब, जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब बात कर रहे हैं कि वो मुकदमा दर्ज करवाएंगे, सर मैं एक आपसे रैंडमली पूछ रही हूँ कि अगर खान साहब पर इस तरह का मुकदमा दर्ज हो जाए तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा सर? कोई बड़ी बात नहीं होगी, नॉर्मल होगा, सब गलती हो जाएगी सिर्फ। ये जो मेरे भाई आज बहुत जमहूरी बने हुए, आपको पता नहीं इमरान खान पे इन्होंने दहशतगर्दी का पर्चा कराया था, मुजाहरा करने पे दहशतगर्दी का पर्चा आरिफ अलवी पे कराया था, तो वो तो हो जाता है ना। मेरे पे कोई कत्ल का पर्चा कर दे तो मुझे फांसी तो नहीं हो जाएगी ना। उसके लिए भाई अदालतें हैं, निज़ाम है, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, मैं जो मेरे पे एफआईआर करेगा मैं उसके खिलाफ जाऊंगा। इनका काम है अपने आप को इनोसेंट प्रूव करें, और जिस बंदे ने मुद्दई ने एफआईआर की है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। इसमें आसमान सर पे उठाने वाली मुझे कोई बात नजर नहीं आ रही। किसी को सजाए मौत नहीं होगी, किसी को जेल नहीं होगी, किसी को पकड़ा नहीं गया, एक कागज लिखा है वो कागज फारिग हो जाएगा। इसकी बजाय आप वो जो कौमी जुर्म हुए हैं, अरबों खरबों की चोरी हुई है, उसको हट के आप इस बात पे सारे लग पड़े। नहीं सर, सारी बातों के ऊपर सब है, अब इसी पे ही बात करने जा रही हूँ, नवाज शरीफ का मुकदमा हो जाए या ना हो, मेरा क्या इंटरेस्ट है इसमें? सदाकत साहब, मैं उसी पर ही बात करने जा रही हूँ। आप मुझे मेरे प्रोग्राम का कंटेंट तो ना बताएं ना सर। अता साहब मुझे बताइएगा सर, आज नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज हो गया करने का राइट तो है ना सर? बिल्कुल सर है, इसीलिए आप साथ मौजूद। बिल्कुल सर, आप साथ मौजूद हैं इसीलिए। नहीं सर, आप इसीलिए साथ मौजूद हैं। मैं उसी पर ही अगले टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ सदाकत साहब। सर अता साहब, आज कार्रवाई का आगाज हो गया सर। मियाँ साहब लंदन में बैठकर 2-2 घंटे खिताब कर सकते हैं सर, एक घर से दूसरे घर जा सकते हैं, वहाँ मीडिया के साथ सर बगैर मास्क के इंटरेक्शन कर सकते हैं, चहलकदमी के लिए भी एसओपीज पर अमल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सर पाकिस्तान आने के लिए बीमार हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, लेकिन ये बात कोई समझ नहीं आती सर। बहुत शुक्रिया जी। देखिए, अब्बासी साहब ने जो बात की, मैं सवाल पे रहूँगा, वरना जहांगीर खान तरीन साहब पे जो केसेस हैं, पब्लिक मनी का जो लूट एंड प्लंडर है, आमिर कियानी साहब पे दवाइयों के गबन का इल्ज़ाम है, इन्होंने तो आटा चीनी कोई चीज़ छोड़ी नहीं, बिजली दवाइयाँ, वो खैर लंबा टॉपिक हो जाएगा क्योंकि इनकी कहानियाँ इतनी हैं कि वक्त ख़त्म हो जाएगा, कहानियाँ नहीं ख़त्म होंगी। हमारे पे तो करप्शन का इल्ज़ाम ही कोई नहीं है, एक मनसूबा बता दे, नहीं बता सकते। अब जहाँ तक मियाँ नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, देखिए जब वो बाहर गए थे, मेडिकल रिपोर्ट्स की बेस पे गए थे, मेडिकल रिपोर्ट्स हुकूमत ने जमा कराई थी, हुकूमत ने बताया था शदीद दलील हैं। आज भी इनकी वज़ीर सेहत मानती हैं कि इनका जो दिल का इशू है वो खासा संगीन है, और जब तक वो एड्रेस नहीं होगा वो मुकम्मल तौर पे सेहतयाब नहीं होंगे। 11 स्टंट डल चुके हैं, एक बाईपास हो चुका है, वो 24 घंटे वेंटिलेटर पे रहे जब उनका हार्ट ब्रेक हुआ, तो अभी भी उनके हार्ट की ब्लड सप्लाई का इशू है। वो बिल्कुल तकरीर कर सकते हैं, वो लाइट चहलकदमी भी कर रहे हैं, मगर खुदा ना खास्ता कहीं दौड़ते भागते हुए उन्हें नहीं देखा गया, और हमने कभी भी नहीं कहा था कि वो बोलने चालने से कासिर हैं। बात यह है कि डॉक्टर्स ने जब वो लंदन गए तो उन्हें बताया कि आपके हार्ट का एक प्रोसीजर होना है कैथेटराइजेशन का, वो होगा तो आपकी बाकी बीमारियों को एड्रेस किया जाएगा। पार्टी ने भी उनको यही मशवरा दिया है कि जब वो हो जाए तो उसके बाद वापसी जो है वो की जाए,
और देखिए पाकिस्तान की और तारीख अभी में तक वो पहली दफा सर्जरी नहीं हुई हुआ। है सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक लेना, उसके बाद गैलप से भी आप दोनों मेहमानों से मैंने बात करनी है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन जी। प्रोग्राम में मेरे साथ अदा तारड़ साहब मौजूद हैं और साथ साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद हैं। सर गैलप की जो हालिया रिपोर्ट आई है उसमें आप दोनों जमातों के लिए, हुक्मरान जमात के लिए भी और नून लीग अपोजिशन के लिए भी कुछ अच्छी बातें नहीं आता था। अब आपसे ज़रा मैं शुरू कर लूँ सर, जो ये आई है रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने सर नवाज शरीफ की तकरीर की मुखालफत की है और ज़्यादातर पाकिस्तानी उनकी तकरीर को हक़ाइक़ के ख़िलाफ़ समझते हैं। सर आप क्या समझते हैं कि नून लीग आवाम से जो तवक्को कर रही थी वो पूरी नहीं हो रही है? फिर नहीं, देखिए अगर आप वो गैलप का सर्वे देखें और उसकी परसेंटेजेस देखें तो बड़ा क्लोज मार्जिन है, और जो सवालात किए गए अगर उनके आप जवाब देखें और ओवरऑल परसेंटेजेस को उनके साथ कंपेयर करें तो ऐसा नहीं है कि कोई ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने कोई एक तरफ जो है उनका झुकाव है। जो मैंने इनिशियल स्टडी उसकी की है तो 47% ने मियां नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ की तायद भी की है, और 41 जी नहीं, ओवरऑल मौक़िफ़ की जो तायद है। जो दूसरा सवाल था उनकी मौक़िफ़ की तायद, एक तो है ना जी इल्ज़ामात सही या दुरुस्त, अब वो बड़ा क्लोज मार्जिन है और मैं समझता हूँ कि बड़ा क्रेडिबल सर्वे होगा। 1500 सैंपल साइज है, 1500 लोगों को उन्होंने क्वेश्चन किया, कोई अराउंड इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स जी। तो ऑब्वियसली हर किसी को रीच आउट करना मुमकिन नहीं सर, होता। ये जो दूसरे सवाल की बात करें सर, इसी सर्वे में सर 78% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ साहब को वापस आने और केसेस का सामना करने को कहा है। सर ये अवामी उमंगे, अवामी मुतालबा पूरा होगा? तो 100% होगा। मियां नवाज शरीफ साहब जब गए थे ये कह के गए थे कि मैं 1 घंटा भी इजाफी बाहर नहीं रुकना चाहता। देखिए जब वो और मरियम नवाज साहिबा वापस आए, पाकिस्तान की तारीख की वाहिद मिसाल है कि सजा सुनने के बाद जेल जाने के लिए कोई मुल्क में वापस आया हो, उसके साथ की कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। और मैं ये समझता हूँ कि ये मियां नवाज शरीफ साहब को ये जेल से डराते हैं, वो जेल से नहीं डरते। वो कई दफ़ा उनके साथ हमेशा ऐसा हुआ है, जिला वतनियाँ भी काटी, उनकी जो अहलिया हैं वो भी वफात फरमा गई, और उसके बाद जिस तरीके से वो जेल से बाहर आए और जनाजा पढ़ के फिर वापस गए, तो वो कोई इन चीजों से डरते नहीं है। और मैं ये मेरा कामिल इस बात पे यकीन है कि जब वो कह के गए थे कि मैं वापस आऊंगा, इलाज के गर्ज से सिर्फ रुके हुए हैं, इलाज के बाद उन्होंने वापस आना है और वो 100% वापस आएंगे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ठीक है। अब सदाकत साहब, सर अगर ये तकरीर वाले बयान पर अगर यहाँ पर पाकिस्तानियों ने हिमायत नहीं की नवाज शरीफ साहब के बयानिए की, तो जो वो हुकूमत मुखालिफ बयानिया है ना उनका, उसकी पाकिस्तानी अवाम हिमायत कर रहे हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। आप लोग सर 2 साल से ये तासुर दे रहे हैं कि मईशत की जो बदहाली है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार की वजह से। आपको लगता है कि आपका ये बयानिया अवाम मानने को तैयार नहीं है? अब सदाकत साहब, 2 सवाल के हिस्से हैं, एक गैलप सर्वे का है और एक मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से है। तो जिस तरह तारड़ साहब ने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब जब ठीक होंगे तो वो आ जाएंगे, आपको क्या जल्दी है? यहाँ से इनकी जमहूरी सोच का अंदाज़ा होता है कि दुनिया का वाहिद कॉन्वेक्ट है जो अपनी मर्ज़ी से इलाज कराएगा, अपनी मर्ज़ी जब वो मुनासिब समझेगा कि उसकी सेहत और उसका मूड ठीक है तो वो आके जेल में चला जाएगा। और इन्होंने कहा, उन्होंने बहुत बड़ा इस पाकिस्तानी कौम पे एहसान किया। जब मोहतरमा उनकी अहलिया की डेथ हुई तो वो जेल से बाहर आए और फिर खुद जेल चले गए, उनको सज़ा हुई, वो जेल में रह रहे हैं। कितना कौम पे एहसान है। मैं हैरत है, अभी एक तरफ ये कितने बड़े हाई मॉरल स्टैंडर्ड पे जा रहे थे कि हमारे खिलाफ FIR हुई, हम खुद थाने चले गए। अब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो है वो मुजरिम तो हैं, अदालतें सज़ा तो दे दी, अदालतों ने मेहरबानी भी कर दी, हम तो कहते हैं इनसे 7 अरब रुपए की ज़मानत लें, लेकिन अब वो अपनी मर्जी है कि वो जब बादशाह सलामत मुनासिब समझे वो पाकिस्तानी अदालतों पे, पाकिस्तानी कौम पे, पाकिस्तानी निज़ाम इंसाफ पे जब वो मेहरबानी और एहसान करना चाहें
वो तशरीफ़ ले आएंगे, वरना वो बाहर से यहाँ चोरी छुपे तकरीरें करते रहेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी कौम का कोई भी जी शऊर आदमी मियाँ नवाज शरीफ, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, उनके दिल के मामलात हैं, जो भी मामलात हैं, इंसान होने के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते मुझे उनसे हमदर्दी भी है, लेकिन जो कुछ वो कर रहे हैं बिल्कुल मैं समझता हूँ कि बयानिया इनका सिफर है। हाँ। आप जो आपने गैलप की बात की, मैंने गैलप सर्वे नहीं देखा, आज मैं बिजी था किसी एक तंजीमी मामले में, तो ठीक है, बिल्कुल आवाम की अगर हमसे गिला है मईशत के हवाले से, महंगाई के हवाले से, वो गिला है। आवाम सही है, हमें चीज़ें ठीक करनी हैं। मईशत जिस तरह की गर्दाब में थी उसको निकाला है और उसमें आवाम के लिए भी रिलीफ नहीं है। इंशाल्लाह रिलीफ भी आएगा। जिस तरह लोगों की उम्मीद इमरान खान पे है, जिस तरह वो सच्चा और सुच्चा और ईमानदार लीडर है, इंशाल्लाह लोगों की ये तवक्को भी वो पूरा करेगा। उन्होंने मुल्क में करप्शन के खिलाफ जो स्टैंड लिया, आज पाकिस्तान में करप्ट लोग चीख चिल्ला रहे हैं, मुख्तलिफ हीले बहानों से अदालतों से भाग रहे हैं। एक दौर था जब चोरों का राज था, महंगाई से गरीब भी चीख चिल्ला रहे हैं सर। एक महीने में 1.5% इजाफा सदाकत साहब। आवाम को इंशाअल्लाह ये जो मईशत के बेहतरी के सम्राट हैं वो ट्रांसफर करना इमरान खान की कमिटमेंट है, हमारी कमिटमेंट है, इस गवर्नमेंट की। सर दुआ गो है हम कि ये कमिटमेंट पूरी हो। सर नून लीग ने ऑन कॉल फोर्स तैयार कर ली है हुकूमती इकदाम से निपटने के लिए। आप लोगों की क्या तैयारी है सर? जलसे धरनों की इजाजत देंगे माजी की तरह, या इस बार खौफजदा है हुकूमत? बिल्कुल इनको इजाजत है, ये जलसे करें, धरने दें। मैं वैसे तारक साहब को दावत देता हूँ, इंशाल्लाह परसों 10 तारीख को मैं लियाकत बाग में इनको थोड़ा सा शो दिखाऊंगा अपनी पीटीआई का। एक छोटे सा हमारा हालत बर्दारी का प्रोग्राम है, इंशाल्लाह वो आपको नजर आ जाएगा। पीटीआई पंजाब स्वीप कर चुकी है और इनको सड़कों पे इंशाल्लाह हम पॉलिटिकली नहीं निकलने देंगे। बाकी सर कंटेनर और खाना वाना देंगे क्या इस बार? जहां आए इनको वेलकम करेंगे। मैंने भी छोटा सा 10 को जलसा रखा है अपने हल्के गुजरांवाला में, और वो वैसे छोटी सी गैदरिंग है, तो चले मुकाबला ही सही। मुकाबला है आपका मेरा लाइव, आपको चैलेंज है। अगर मेरा 3 गुना ज्यादा ना हुआ तो मैं आपके सामने हार मान ठीक है। आप क्योंकि मेरे प्रोग्राम में चैलेंज कर रहे हैं तो फिर 10 तारीख को दोनों जलसे दिखाऊंगी सर। बस ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, जरूर आप आए। मेरा जलसा नहीं है, मेरा हाल बर्दारी है। मैं मुस्लिम लीग नून के जलसे को अपनी हाल बर्दारी से कंपेयर करूंगा। किरण अगर 3 गुना ना हुआ तो मैं टीवी पे आके इनसे माफी मांगूंगा। चले सर 3 गुना का दावा कर रहे हैं अता साहब, बड़े चैलेंजेस हो रहे हैं और 10 तारीख को मैं कल आपके प्रोग्राम में सभा के शो में लाइव कर। हमारी गुजरांवाला के जलसे की मोबिलाइजेशन के हवाले से एक प्रोग्राम है, वो हमने रखा हुआ है, जरूर आए और दोनों जलसे दिखाएं। आप अपनी टीम भिजवाएं, दोनों जगह पे भिजवाएं, तो इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करें। मेरा जलसा नहीं है तारक साहब, मेरा भी एक तालबरदारी का प्रोग्राम है, बड़े जलसे की तैयारी हो गया सर। आप उस तारीख तक का वेट करते हैं ना सर। अब मुझे ये बता दीजिए सर, मुल्क में इस वक्त गैस का बहरान है, आपकी हुकूमत कहती है सर्दियों में मजीद बढ़ जाएगा, और आज इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने सर नए सीएनजी स्टेशन के लाइसेंस जारी करने की मंजूरी भी दे दी है। सदाकत साहब जी, आपका सवाल इसमें क्या है? सर मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ये क्या हो रहा है? जब मुल्क में गैस का ऑलरेडी बहरान है, शॉर्टेज है, तो फिर नए लाइसेंस कैसे दिए जा रहे हैं? किस बुनियाद पर दिए जा रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि गैस का जो सारा प्रोसेस है उसके लिए एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है ओगरा, जो देखता है कि कितनी अवेलेबिलिटी है और कितना उसकी डिमांड सप्लाई का वो मैच करके अकॉर्डिंगली पॉलिसी बनाता है। कर रही है इस चीज की सर। सुन लेना, नई जो ये सीजनल डिमांड होती है गैस की, एक सीज़न में बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है और एक सीज़न में उसमें सरप्लस होता है। तो अगर कोई ऐसी पॉलिसी, मैं एग्जैक्टली आई एम नॉट अवेयर, लेकिन जाहिर है सेंसेबल लोग हैं, इंशाल्लाह सेंसेबल बात ही होगी। वो यानी कि ऑफ सीज़न के लिए होगी। जब सीज़न में डिमांड बढ़ेगी तो ये जो इंडस्ट्रियल या जो इस तरह के सीएनजी सेक्टर है उनकी गैस कट हो जाती है और वो डोमेस्टिक कंज्यूमर को प्रेफरेंस दी जाती है। अता साहब सर, लास्ट में मैं आपसे सर यही सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप वो एक आवाम के लिए ये रैली और ये एपीसी सब कुछ लेकर निकल रहे थे सर, ये इशूज़, ये गैस का इशू, बिजली का इशू, पानी का इशू, सर इन इशूज़ पर आप लोग कब आएंगे इमरान खान को लाने वाले और इस तरह की बातों के बाद? सर जी, हम तो हर जगह पे ये बात कर रहे हैं। आपको पता है कि जो 20 किलो आटे का थैला है 1500 रुपए का हो गया है, यानी 75 रुपए किलो आटा हो गया है, 100 रुपए चीनी है,
बिजली गैस के बिल महंगे किए जा रहे हैं। हमने अपनी जो पीडीएम की मूवमेंट है उसमें जितने जल्द से जुलूस हैं अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। सोसाइटी के हर तबके तक पहुंचेंगे, उनको साथ मिलाएंगे। और आज भी वो मनाजिर इस्लामाबाद की आप देख लें जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे सरकारी मुलाजमीन कट्टे हैं, कोई तबका इनसे खुश नहीं है क्योंकि इन्होंने अवामी उमंगों पर बिल्कुल पानी फेर दिया है। इन्होंने महंगाई के पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे, 1 करोड़ अफराद को उन्होंने बेरोजगार कर दिया है। कोविड से पहले ही मईशत जो है वो -4 पे चली गई थी। और ये जो ट्रेड डेफिसिट के ऊपर कहते थे कि करंट अकाउंट डेफिसिट बड़ा इंप्रूव कर गया, उसमें भी कमी वाकई हो गई है। इनसे कोई खैर की तवक्को नहीं है। ठीक है सर, 10 तारीख से आप दोनों से दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी, फिरदौस शमीम नकवी साहब मुस्ताफी ऑपोजिशन लीडर सिंध के ताहाल अभी भी मौजूद हैं, वो मेरे साथ प्रोग्राम में होंगे और उनसे पूछेंगे इस्तीफा दिया है या लिया गया है। प्रोग्राम में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहती हूँ। फिरदौस शमीम नकवी साहब मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। फिरदौस साहब, इससे पहले कि आपकी तरफ आऊँ, सवालों को लेकर आऊँ आपकी तरफ, मैं चाह रही हूँ कि पहले एक वो बयान सुनवा दूँ। कहा जा रहा है कि ये बयान असल में ये वजह इस्तीफ़ा बना है, तो पहले वो बयान नाज़रीन को सुनवाते हैं, फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डिलीवरी नहीं मिल रही, मैं शोर मचाऊंगा, यही तो समझाने आया हूँ। आई एम नॉट कंसर्न्ड पीटीआई की गवर्नमेंट हो, पीएमएलएन की गवर्नमेंट हो, इस शहर के अंदर गैस की डिलीवरी सही नहीं है और ये मैं शोर मचाऊंगा। वजीर आजम साहब भी सुने, उमर अयूब साहब भी सुने, नदीम बाबर साहब भी सुने, उनको शर्म भी दिलाऊंगा और यही कहूंगा कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। 2 साल गुजर गए, मसला हल करो। अस्सलाम वालेकुम फिरदौस साहब, सबसे पहले तो ये बताइए सर, ये बयान जो आपका जिसके बारे में कयास किया जा रहा है कि ये बयान आपका वजह इस्तीफ़ा बना है, तो सर यही वजह है और इस्तीफ़ा लिया गया है या आप खुद मुस्ताफ़ी हुए हैं सर? पहली चीज़ तो मुझसे इस्तीफ़ा लिया नहीं गया, मैं खुद मुस्ताफ़ी हूँ। इसलिए कि 2-3 चीज़ें अगर आप इसको बार बार भी चला लेंगे तो उसके अंदर मैंने जो बात कही वो ये कही, मैं शोर मचाऊंगा, शहर के मसाइल के शोर मचाऊंगा, इसलिए कि मुझे यहाँ से इलेक्ट किया गया और चाहे कोई भी हुकूमत होती, अगर मैं इलेक्ट होता तो मैं शोर मचाता और मुझे इस मसले का हल चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह उस शोर मचाने की वजह से जो बात मुझे उमर अयूब साहब ने कही, जब बात हुई कि वजह गैस की शॉर्टेज की ये है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एक पाइपलाइन नहीं डालने की इजाज़त दे रही 1.5 साल से। हमने फिर उसके बाद जो है वजीर आला के घर के सामने भी गया, मैं अपने MPs के साथ गया और वहाँ भी याद आया और मैं आज फख्र के साथ कह सकता हूँ कि उसके 2 दिन के बाद सिंध काबीना मजबूर ही और उन्होंने उस गैस की पाइपलाइन की इजाज़त दी है और वो कैबिनेट की मीटिंग के हुई। बात सारी ये कि उस बयान की एक इंटरप्रिटेशन आ गई कि मैं शर्म दिलाने की कोशिश कर रहा था वजीर आज़म को और मैं ये नहीं चाहता था कि कोई आदमी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाए और मैं अपनी इसी चीज़ के लिए कि मॉरली दैट वाज नॉट माय इंटेंशन एंड इफ समबडी इज इंटरप्रेटिंग इट, तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के डिसिप्लिन के लिहाज से यू कुड नॉट गो अगेंस्ट योर लीडर। तो मैंने इशू के पे तो अपनी जगह है, लेकिन पार्टी के लीडर को ना मैं शर्म दिला रहा था, मैं कहता मैं उनको बताऊंगा कि ये मसला चल रहा है। तो मैंने खुद रिजाइन किया है। द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल द राइट टू एक्सेप्ट माय रेजिग्नेशन। मुझसे अभी पीपल्स पार्टी के एक दोस्त ने किसी और प्रोग्राम में पूछा कि जी आपने एमपी से रिजाइन किया। आप कह रहे हैं एक पुरजोर आवाज आपकी सर, अवाम के इशू पर एक पुरजोर आवाज, जब आपसे इस्तीफा तलब नहीं किया गया तो सर आपने इस्तीफा दिया क्यों? और आप कह रहे हैं कि आपके इस बयान का, क्योंकि इस बयान के बाद फिर आपने ट्वीट किया था, माफी मांगी थी, तो सर कौन कौन गलत इस्तेमाल कर सकता था या क्या लग रहा था आपको, कौन गलत इस्तेमाल कर लेता इसे? नहीं देखिए, पहली चीज तो ये कि मेरे पार्टी का वर्कर है, तो मैंने जो ट्वीट की थी मैंने कहा था आई अपोलोजाइज टू ऑल इंसाफियन, सारे इंसाफ के। मैंने किसी ये नहीं कहा कि लीडर को या किसी को, हर पीटीआई के लोगों को, और मैंने उसमें लिखा
मेरी इंटेंशन क्या थी वो इंटेंशन भी लिख दी। वो ट्वीट आप दिखा भी सकती हैं, जी चाहे वो आप मैं दिखा दिखाया रही हूँ सर। तो वो आप जब आप दिखाएंगी तो लोगों को नजर आ जाएगा कि मैंने फौरन ही उसी दिन ये ट्वीट की और उसी दिन मैंने इससे पहले कि कोई आदमी इस बात को और आगे बढ़ाए मैंने अपना रिजिग्नेशन भेज दिया था और अपने वजीर आजम के पास भिजवा दिया कि वो जो फैसला करना यही मैं पूछ रही हूँ आपसे सर, कौन आगे बढ़ा सकता था? नहीं देखिए इसमें कोई भी हो, देखिए हर सियासी जमात के अंदर भी ग्रुप्स होते हैं, ये मैं उससे नहीं डिनाई करता। सम पीपल कैन टेक एडवांटेज, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई एडवांटेज ले। अगर कोई मुझसे पूछेगा मैंने वो फैसला अपने एक सर आप खुलकर बात कर दें वरना इल्जाम हलीम आदिल शेख साहब पर आ जाएगा क्योंकि उनके साथ आपके ताल्लुकात सही नहीं थे। तो सर आप खुलकर नाम ले लीजिए। देखिए जहां तक है आप हर मकाम पे देखते जाएंगी कि मैं और हलीम आदिल शेख गवर्नर के साथ भी थे इस दिन जिस दिन ये खबर निकली, वहां भी हम साथ थे। आज भी अगर आप शिबली फराज के साथ देख रहे हैं वो साथ खड़े हुए हैं। तो मैं ना किसी शख्स पे ऊपर इल्जाम लगाने को तैयार हूँ। ये मैं आपसे कह रहा हूँ हर शख्स के सियासत में मुखालिफ होते हैं। फिरदौस साहब वो तो साथ खड़े हुए मुझे दिखाई दिए सर। आज का अगर मैं वाकया देखूं, शिबली फराज साहब के साथ लेफ्ट साइड पर खड़े हुए हलीम आदिल शेख साहब मुझे दिखाई दिए, दीगर पार्टी के संघ के लोग दिखाई दिए, लेकिन आप नहीं दिखाई दिए। सर अभी आपका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ तो ताहाल ऑपोजिशन लीडर तो आप ही हैं। अगर आपने लगता है कि देर से होगा, मैं लेफ्ट राइट खड़ा था जब शिबली फराज साहब ने शुरू की। मुझे न्यूज़ 1 के प्रोग्राम पे 6 बजे होना था तो मैं वहां से प्रेस क्लब से 5:30 बजे निकला। ठीक है, आप प्रेस क्लब की देख लीजिए। ठीक है जी, ठीक है सर, क्योंकि जिस वक्त हमने देखा, जिस वक्त मैं देख रही थी तो उस वक्त आप यहाँ पर मौजूद नहीं थे जब वो गुफ्तगू का आगाज हुआ और अभी भी वो फुटेज दिखा रही हूँ। ठीक है सर अग्रीड आपकी बात से। सही, ठीक है। अच्छा सर, एमकेएम को आप पर कई तहफ़्फ़ुज़ात एतराज़ात थे, पार्टी में भी मुखालिफ लॉबी मौजूद थी, मगर उसके बावजूद सर आप वज़ीर आज़म की गुड लिस्ट में थे, गुड बुक में थे। अब ऐसा क्या हुआ है कि अचानक एक इस तरह का तासुर है कि शायद साइडलाइन आप हो गए हैं या कर दिया गया है? क्या मगरबी जमहूरियत की सर मिसालें देने वाले खुद अपनी पार्टी में तनकीदी रवैया बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? किसने कहा है कि कोई ऐसी बात हुई है? जब होगी तो मैं समझता हूँ डिसिप्लिन भी जरूरी होता है और बर्दाश्त करना भी जरूरी होता है। ये फैसला चेयरमैन लीडर के हाथ में होना चाहिए, ये हर किसी को नहीं है। मैं समझता हूँ कि पीटीआई से ज्यादा डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। पीटीआई का जितने इमरान खान साहब ने हम लोगों को खुली इजाजत दी हुई है कि इस्तीफे के बाद वजीर आजम साहब का कोई पैगाम आपको मिला, कोई राब्ता हुआ, गवर्नर साहब ने कोई उनका पैगाम आप तक पहुंचाया सर? नहीं, देखिए जो मेरे यहाँ की पार्टी की इंटरनल कम्युनिकेशंस हैं वो इंटरनल कम्युनिकेशंस हैं। मैं ये जानता हूँ कि वजीर आजम साहब ने मुझसे ये सवाल जरूर पूछा था कि डू यू थिंक सो यू वर राइट? दैट इज द क्वेश्चन व्हिच ही डिड पोज एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन आई अगेन मैंने ये सुना और उसके बाद मैंने ये ट्वीट की। मैंने ट्वीट की ना, यही ट्वीट की और उसके बाद जो है मैंने कहा कि ये बात मुझे सही नहीं लगी जब मैंने खुद सुना कि इसके मतलब 2-3 लिए जा रहे हैं, सिर्फ वो मतलब नहीं था जो मैं बयान करना चाह रहा था। ठीक है, वजीर आजम साहब भी आपकी बात को गलत अंडरस्टैंड कर रहे थे सर? नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो मेरी उनसे इतनी कोई तफसीली बात नहीं हुई। जो उनका सवाल आया था कि डू यू थिंक सो यू आर राइट, तो मैंने उसके बारे में जवाब दे दिया। मैंने दोबारा सुना और मैंने उसके ऊपर लिख के दे दिया कि जी इशू राइट है। पार्टी से किसी ने आपसे इस्तीफा वापस लेने का कहा फिरदौस साहब? जी, पार्टी से अभी तक किसी ने इस्तीफा वापस लेने का कहा आपको? पार्टी में किसी ने कहा? आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, बाकी जगह देख लीजिए, आपको बहुत कुछ कई जगह नजर आएगा। मैं क्यों बयान करूं? मेरे ख्याल से मैं तो हम्बल्ड हूं आज। आई एम अ वेरी हम्बल्ड पर्सन टुडे। द वे माय कॉन्स्टिट्यूएंट्स, मेरे कोलीग्स, मेरे पार्टी वर्कर्स, उन सब ने मेरे लिए खड़े भी हुए हैं, बात भी की है और कहा भी है कि ये इस्तीफा नहीं मंजूर किया जाए जो मैंने दिया है। तो मैं तो बहुत हम्बल्ड आदमी हूँ इस वक्त, उन तमाम लोगों का मशकूर भी हूँ जो मेरे साथ। अच्छा सर, तो अभी भी गुंजाइश है सर, अगर आपसे कहा जाए इस्तीफा वापस ले लिया जाए, मामलात बेहतरी की गुंजाइश है अभी सर?
मैंने तो देखिए, आई हैव लेफ्ट इट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि अपना मैंने रेजिग्नेशन जो दिया है वो इसलिए दिया था कि मैं समझता हूँ कि यस, मैंने जो अल्फाज का चुनाव किया है वो बिल्कुल एक हद तक मुनासिब नहीं था। इससे बेहतर अल्फाज चुने जा सकते थे अपने आप को यानी एक्सप्रेस वजीर आजम साहब कहेंगे तो आप इस्तीफा वापस ले लेंगे फिरदौस साहब? एक मेरी बात मुकर, जी। टेकिंग मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मैंने अपनी फिरदौस साहब वक्त बिल्कुल खत्म हो रहा है, ये बता दीजिए आप वापस आ जाएंगे, इस्तीफा वापस ले लेंगे वजीर आजम साहब कहेंगे तो? हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर जो चीजें की जाती हैं वो आपका होता है। फैसला करने वाले का इख्तियार, फैसले का इख्तियार उस शख्स के पास है जिसको इस्तीफा दिया गया। ठीक है सर, आपका जवाब आ गया। वजीर आजम का जवाब आने से अगर आप कहते हैं कि वापस ले लीजिए तो आप वापस ले लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल अल्लाह ने के बाद।